हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वरूप क्लासेस पीसी में। मेरा नाम है आयुष और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लाइट क्या है, नेचर ऑफ लाइट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट क्या है, ये बातें हम लोग कर चुके हैं। रिफ्लेक्शन के बारे में बात करूं तो एक सबसे पहले एक फंडामेंटल बात आपको बता दूं कि जितनी भी चीजें आप अपने अराउंड देख पा रहे हैं दैट इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फॉरगेट अबाउट रिफ्लेक्शन क्या है, पहले तो बेसिक फंडा समझ लो कि जितनी भी चीजें तुम अपने अराउंड देख पा रहे हो ये सब रिफ्लेक्शन की वजह से ही देख पा रहे हो। चीजों पर लाइट पड़ रही है और वो लाइट पड़ के रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आ रही है। मैं फिर से कह रहा हूं, चीजों पर लाइट पड़ रही है और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आ रही है। तो जो मैं रिफ्लेक्ट बोल रहा हूं उसका मतलब है बाउंसिंग ऑफ। चीजों पर लाइट पड़ रही है, वहां से लाइट जब उन पे पड़ रही है तो वहां से टकरा के वापस आ रही है। यही जो बाउंसिंग ऑफ लाइट है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट है, या टकरा के जो वापस आना, इसी फिनोमेना को आप रिफ्लेक्शन बोलते हैं। मतलब चीजों से लाइट निकली, कुछ मतलब सोर्स जो है लाइट का, वहां से लाइट निकली और वो उस किसी भी बॉडी पर फॉल करी, और जब उस पर फॉल करेगी तो उससे सरफेस से, बॉडी से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, मतलब लाइट उस पर पड़ेगी और फिर वहां से लौट के वापस आएगी। यही जो फिनोमेना है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का होता है। थोड़ा सा इसको और अप्रोप्रिएट वे में बोल दूं तो कुछ ऐसा है कि इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस। मैं यहां पर किसी भी सरफेस का नाम ले रहा हूं, लेकिन जब डेफिनेशन में आप बोलते हैं तो उसको बोलते हैं कि फ्रॉम अ पॉलिश्ड सरफेस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिश्ड सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन हर सरफेस से होता है, लेकिन रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा डोमिनेंट फॉर्म में तब होता है जब वो एक पॉलिश्ड सरफेस से होता है। अदरवाइज क्या होगा, कोई अगर जैसे मैं वॉल्स कहूं, वॉल पे रोशनी पड़ रही है, पीछे मेरे बोर्ड है, बोर्ड पे रोशनी पड़ रही है और बोर्ड आप देख पा रहे हैं, बोर्ड से रोशनी रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आ रही है, लेकिन बोर्ड का बोर्ड जो है वो एक बहुत हाई अमाउंट का लाइट का जो पोर्शन है, बहुत मैक्सिमम अमाउंट का पोर्शन जो है, कहूंगा काफी लार्ज वैल्यू जो है लाइट की, उसको अब्सॉर्ब भी कर रहा है। लेकिन जो हमारे स्मूथ सरफेसेस होते हैं, शाइनी सरफेसेस होते हैं, पॉलिश्ड सरफेस होते हैं, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो 90% या 95% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। सिल्वर इज वन ऑफ देम। सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। इट रिफ्लेक्ट मैक्सिमम लाइट व्हिच फॉल्स ऑन इट्स सरफेस। Silver, by the way, is best in 3 departments. It is the best reflector of light. It is the best conductor of heat. It is the best conductor of electricity. तो सिल्वर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से मेटल जो होते हैं, जो सिल्वर एक मेटल है, मेटल्स जो आप होते हैं वो आप रिफ्लेक्टर्स या आप मिरर्स बनाने का इस्तेमाल करते हो, बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो, क्योंकि मेटल्स बहुत ज़बरदस्त रिफ्लेक्शन को शो करते हैं। सो फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यू नीड अ स्मूथ सरफेस और अ प्लेन सरफेस। इससे मैक्सिमम अमाउंट का रिफ्लेक्शन होता है। तो अगर मैं डेफिनेशन बेसिस पर जाऊं तो मुझे कुछ ऐसा कहना चाहिए, द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट इज अ फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट इंसिडेंट और फॉल्स ऑन सम पॉलिश्ड और अ स्मूथ सरफेस। मैं क्विकली डेफिनेशन लिखता हूं और फिर आगे इस पर प्रोसीड करते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। ओके, गिव इट अ हेडिंग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, रिफ्लेक्शन of light. Okay, so it is the phenomena of phenomenon of bouncing back of light when light is, you can say, incident, when light incident, or you can say falls on smooth polished surface, a smooth polished surface। देखिए, जैसा मैं पहले ही कह चुका हूं कि एक स्मूथ पॉलिश सरफेस, दैट्स हाउ द डेफिनेशन इज डिफाइंड। लेकिन क्या किसी रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन नहीं होगा? ऑफ कोर्स हो जाएगा, वहां से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या होता है, मैक्सिमम लाइट किसी भी सरफेस पर पड़े और उसका एक मैक्सिमम पोर्शन जो हो वो रिफ्लेक्ट बैक करे, बाउंस बैक करे, टकरा के वापस आए, तो वो चीज ज्यादा बेहतर रिफ्लेक्शन के तौर पर हम लोग गिनेंगे, ना कि वो चीज जहां पर आप क्या करिए, लाइट को भेजिए और उसका एक ज्यादा पोर्शन अब्सॉर्ब हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल सिंपल कंसीडर कर लो कि आप एक जैसे टेनिस बॉल शूट करने की मशीन होती है ना, आप किसी वॉल पे इंसिडेंट, मतलब टेनिस बॉल शूट कर रहे हैं और वहां पर बॉल वॉल्स पर पड़ती है, और अगर मैं 10 बॉल्स मारता हूं वहां पर, तो उसमें से 8 बॉल्स जो होती हैं वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही हैं और 2 बॉल जो हो रही हैं वो वॉल में स्टक हो जा रही हैं, दीवार में वहीं पर रुक जा रही हैं।
तो आप कह सकते हैं 80% ऑफ द बॉल्स गेट रिफ्लेक्टेड एंड 20% ऑफ द बॉल जो होती हैं वो अब्जॉर्ब हो जा रही है। इसी टाइप से लाइट का भी होता है। लाइट भी किसी सरफेस जब पड़ती है तो उसका कितना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब हो सकता है और कितना फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है, उससे फर्क पड़ता है कि मतलब उस पर फर्क इस बात का पड़ता है कि सरफेस जो है उसका स्टेट ऑफ पॉलिश कैसा है। अगर सरफेस बहुत स्मूथ है, बहुत ही ज्यादा पॉलिश्ड है, तो मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगा। अगर एक ऐसा सरफेस है जो काफी रफ है तो वहां पर भी रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन वहां पर रिफ्लेक्शन जो होना चाहिए उसमें एक लार्ज पोर्शन ऑफ लाइट है वो अब्जॉर्ब भी हो सकता है। तो इसलिए जब हम लोग रिफ्लेक्शन को डिफाइन करते हैं तो वी राइट स्मूथ एंड द पॉलिश सरफेस। अदरवाइज मेरे अराउंड बोर्ड है, चेयर्स हैं, टेबल है, कैमरा स्टैंड है, ये पेन है, ये सब ऑब्जेक्ट हैं, ये हाईली पॉलिश थोड़े ना है, ये तो बहुत रफ है। हालांकि ये देखने में आपको रेगुलर लग सकते हैं, बट अगर मैं इनको थोड़ा सा और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लेके जाऊं, इनको थोड़ा सा और पास से देखा जाए, थोड़ा सा करीब तौर से देखा जाए, तो ये बहुत ही ज्यादा रफ हैं ये चीजें। बोर्ड में काफी डीप पोर्सेस होंगे, ठीक है ना, क्योंकि अगर बोर्ड बहुत ज्यादा हाईली पॉलिश होता ना तो चौक इस पे लिख नहीं सकती, क्योंकि फ्रिक्शन की एब्सेंस के बिना मैं इस पे लिख नहीं सकता हूं। तो बोर्ड में भी बहुत डीप जो है वो छेद है यहां पर, जिससे कि आपको ये पूरा बोर्ड देख रहा है तो स्मूथ दिख रहा है, बट इट इज नॉट अ स्मूथ सरफेस। तो अगर मैं एक रफ सरफेस लूंगा तब भी रिफ्लेक्शन हो जाएगा। चीजें जो हमें अराउंड दिख रही हैं वो रफ सरफेस ही है, लेकिन वहां से भी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन हम लोग नॉर्मल लाइफ में जो रिफ्लेक्शन गिन रहे हैं दैट इज ड्यू टू द मिरर, ड्यू टू द मेटल वेसल्स। जो आप थाली अपनी प्लेट पकड़ते हैं, अगर वो काफ़ी शाइनी है, काफ़ी लस्चरस है, देन आप उस वेसल में अपनी शक्ल को, अपनी इमेज को देख सकते हैं वहाँ पर। ओके, सो इसलिए हम लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है कि इट इज अ फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट और फॉल ऑन सम पॉलिश और अ स्मूथ सरफेस। नेक्स्ट थिंग, अगर रिफ्लेक्शन की बात करा जाए तो जो रिफ्लेक्शन होता है उसमें आप लिख सकते हैं द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, the reflection of light changes the direction of propagation, changes the direction of propagation of light, direction of propagation of लाइट। दैट मीन्स अगर रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है तो लाइट जिस डायरेक्शन में आ रही होती है उस डायरेक्शन से उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। सो यही कहना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक सरफेस कंसीडर कर लेता हूँ, कोई भी एक प्लेन फ्लैट सरफेस है, इट इज पॉलिश सरफेस। तो अगर यहाँ पर लाइट रे आ रही हैं, देखिए लाइट रे को हम लोग दिखाएंगे बाय दीज लाइन्स। रेज को अगर मैं प्रॉपरली डिफाइन करना चाहूँ अभी तो इट शोज द डायरेक्शन इन विच द लाइट एनर्जी इज प्रोपोगेटिंग, क्योंकि लाइट जो होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर ऑफ लाइट। हम लोग इस बारे में बात करेंगे। तो लाइट जिस दिशा में प्रोपोगेट कर रही होती है उस दिशा को दिखाने के लिए हम लोग लाइट रेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे भी, डिफाइन भी करेंगे। सो बाय द वे दिस इज द नोटेशन या डिनोशन जो लाइट रेस का होता है। लाइट रे यहाँ पर पढ़ेंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, ऐसे कुछ जाएंगी, कुछ ऐसे, और यहाँ पर पढ़ने के बाद कुछ ऐसे। तो आप देख रहे हैं कि लाइट रे जो आई हैं वो कुछ इस दिशा में आई हैं, लेकिन जो लाइट रिफ्लेक्शन के बाद जा रही हैं उनकी दिशा बदल गई है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि जब कभी भी रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो लाइट के जो मूव करने की दिशा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, वो चेंज हो जाएगा। दैट्स अ पॉइंट सेकंड। अगर मैं एग्जाम्पल कंसीडर करना चाहूँ तो एग्जाम्पल्स हम लोग क्या ले सकते हैं लाइट के लिए। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द प्लेन मिरर, ठीक है ना, आप लिख सकते हैं formation of image by plane mirror, जो हम लोग घर पे हैं प्लेन मिरर, जहाँ पे हम लोग जब ड्रेस्ड अप होते हैं यूजुअली तो उसमें अपने आप को देखते हैं। तो वो भी क्या है, वो भी एक ऐसा डिवाइस है, नॉट डिवाइस, वो भी एक ऐसा सरफेस है जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है और इस वजह से हम अपनी इमेज को वहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हो गया। अदरवाइज यू कैन कंसीडर सेकेंड एग्जाम्पल, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द reflection from metal surfaces। देखिए मेटल सरफेस कहना, या मैं आपसे ये कहूं
कि मिरर से होना काइंड ऑफ एक ही बात आप कह सकते हैं। जैसे जब नए बर्तन आते हैं तो उनमें लस्टर बहुत ज़्यादा होता है। यूजली जब हम उनको काफ़ी ज़्यादा गंदे होते हैं, उनको बार बार रेगुलर बेसिस पे उन्हें धोया जाता है तो उनका लस्टर लॉस्ट हो जाता है। और यदि आप लोग अभी 10th क्लास में इस बात को नहीं जानते हैं तो 10th क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा कि जो मेटल होते हैं वो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं उनके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, और रिएक्ट करने से उनके सर्फेसेस पे ऑक्साइड की और कार्बोनेट की और इस टाइप की लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से उनका लस्टर जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है। तो इस वजह से भी आप ये कह सकते हैं कि मेटल सर्फेसेस जो होते हैं जब नए होते हैं तब उनमें से ज़्यादा बेहतर रिफ्लेक्शन होता है। आप उसमें भी अपनी इमेज देख सकते हैं जैसे मिरर में देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं बेसिक मिरर का फॉर्मेशन आपको बताऊं कि मिरर्स कैसे बनाए जाते हैं, तो मिरर के पीछे भी मेटल जो होते हैं ना मोल्टन फॉर्म में, उनकी एक लेयर चढ़ाई जाती है, और ग्लास के पीछे आपको मेटल जो होंगे वो मोल्टन फॉर्म में उनकी एक पॉलिश कर दी जाती है, उनको लगा दिया जाता है, फिर उसके पीछे एक प्रोटेक्टिव पेंट कर दिया जाता है। तो आप जब ग्लास पे देखते हो तो बेसिकली आप क्या देख रहे हो, आप उसके पीछे जो मेटल लेयर एक लगी हुई है उसमें अपना रिफ्लेक्शन देख पा रहे हो। तो बेसिकली जो मिरर है दैट इज अ मेटल सरफेस, उसके अंदर वो जो ग्लास है उसके आगे सी की एक ट्रांसपेरेंट मीडियम प्रोवाइड करा रहा है, और उसके पीछे जो मेटल की एक लेयर है उसी से रिफ्लेक्शन हो रहा है। ओके, आई थिंक काफ़ी होगा इतना कहना। अभी मैं टाइप्स की बात कर सकता हूँ, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके अलावा भी अगर आप रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो देयर आर प्लेंटी एंड प्लेंटी नंबर ऑफ एग्जाम्पल। से आप कहीं घूमने जाते हैं, यू आर बाय द साइड ऑफ सम लेक और सम रिवर, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ का लैंडस्केप दिखता है आपको। दैट मीन्स अगर आप पानी मौजूद है और कोई चीज़ सामने आपके आ रही है तो पानी में उसका रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। अगर आसमान है, आसमान का रिफ्लेक्शन उसका देख सकते हैं। ऊपर से कोई चीज़ें अगर गुजर रही हैं तो आपको उस तालाब में, उस पानी के सोर्स में उसका रिफ्लेक्शन दिख जाएगा। तो रिफ्लेक्शन क्या है, इसका मतलब वो जो पर्सन है, वो जो एनिमल है, वो बर्ड है या कोई भी चीज़ है, वो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। लाइट उससे जो है वो पॉइंट पर आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होकर टकरा रही है, और जब वो लाइट रे पॉइंट के सरफेस से एक स्मूथ सरफेस से टकरा के आपकी आंखों में आ रही है तो आप देख सकते हैं उसकी इमेज अपनी आंखों में। सो बेसिकली जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो आपको मदद कर रहा है चीज़ों को देखने में। रिफ्लेक्शन अगर एब्सेंट है तो आप चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। अगर कोई भी सरफेस ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अब्जॉर्ब कर रहा है तो उसको देखना हमारे लिए संभव नहीं होगा, और आप ये कह सकते हैं वो चीज़ हम लोग को ब्लैक दिखेगी। ठीक है ना। इसी तरीके से बड़ी फैसिनेटिंग वर्ड है जो आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहता है, हर बच्चा जानता है, क्या सोशल मीडियाज़ के थ्रू या टीवीज़ पे ब्लैक होल, एक चीज़ जो आप लोगों ने आई थिंक कोई भी ऐसा नहीं होगा ऐसा सुनी नहीं होगी, बिकॉज काफ़ी सारी फिक्शन मूवीज़ हैं जिनमें इसका इस्तेमाल करा जाता है, साइंस फिक्शन जो हैं। तो ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ है जिसमें सारी की सारी लाइट जो पड़ती है वो बॉडी उसे अब्जॉर्ब कर लेती है। दैट्स व्हाई इट अपीयर्स ब्लैक। ब्लैक होल इज़ नॉट अ होल एक्चुअली, इट इज़ अ बॉडी जिसका मास कोस बहुत ज़्यादा है, और जो भी लाइट उस पर पड़ रही है वो कभी भी उससे टकरा के वापस नहीं आ सकती, वो उस पर रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती है, इसलिए वो पूरा ब्लैक दिखता है। इट अपीयर्स एट नथिंग। सो हम लोग को एक ब्लैकिशनेस उसमें, या ब्लैकिशनेस नहीं, इट इज़ कंप्लीटली ब्लैक ड्यू टू दिस रीज़न कि वहाँ पर लाइट उस पे जाके रिफ्लेक्ट बैक होके नहीं आती। सिमिलरली अगर आप अपना प्यूपिल देखिए आंखों का तो वो काला ही होता है। उसके आसपास देखते हैं आप कलर होते हैं लोगों के, कभी किसी का नीला होता है आंखों कलर, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है, तो वो एक मेम्ब्रेन होता है, आयरिस उसका कलर होता है। लेकिन अगर आप देखिए तो बीच में एक चीज़ होती है जो काला दिखता है, एग्जैक्टली काला, उसको प्यूपिल बोलते हैं। हम लोग पढ़ेंगे इस साल उस चीज़ को। तो वो प्यूपिल काला क्यों दिखता है? दैट इज अ स्मॉल ओपनिंग। जैसे कैमरा का लेंस होता है ना, जिसके थ्रू कैमरे के अंदर लाइट जाती है, ऐसे ही आपकी जो आंखें हैं ना, आंखों में सामने जो प्यूपिल है, जो स्मॉल स्पेस है, ओपनिंग है, जिसकी विड्थ जो होती है वो आयरिस से कंट्रोल करी जाती है, वो एक ओपनिंग है जिससे डायरेक्टली आपकी आंखों के अंदर रोशनी जा रही है। वो रोशनी अंदर जाने के बाद कभी भी वापस नहीं आती, ये ध्यान रखिए। रोशनी अगर आंखों के अंदर जा रही है, जैसे मैं इस समय वीडियो बना रहा हूँ, और जो लाइट सोर्सेज है ना सामने कैमरे पे टकरा रहे हैं, उसके स्टैंड पे टकरा रहे हैं, बाकी चीज़ें मेरे सामने रखी हैं, उस पर टकरा के मेरी आंखों से जो प्यूपिल है उसके अंदर जाके आंखों के अंदर जा रहा है। लेकिन आंखों से अंदर जाके जो आंखों के पीछे रेटिना है और जो अदर मेम्ब्रेन्स चारों तरफ है मौजूद, उनसे टकरा के लाइट वापस नहीं निकल रही है, इसलिए आपको ये जो प्यूपिल है ये ब्लैक दिख रहा है। तो चीज़ों से अगर लाइट रिफ्लेक्ट होगी देन हमको उनमें कलर दिखाई पड़ेगा, तो मुझे वो ब्राइट दिखाई पड़ेंगी। लेकिन अगर कोई भी चीज़ पर लाइट पड़ रही है और रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, वो कंप्लीटली अब्जॉर्ब हो जा रही है, तो वो चीज़ें आपको ब्लैक ही दिखेंगी। फॉर एग्जाम्पल प्यूपिल, आंखों के अंदर इतनी लेयर्स होती हैं, आप लोग डेफिनेटली पढ़ेंगे। जो लोग बायो लोगे वो तो बहुत डिटेल में पढ़ोगे, अदरवाइज हम लोग इस साल भी सिलेबस में कोशिश करेंगे इस चीज़ को कवर करें। तो इस तरीके से अंदर वो लेयर है कि अंदर मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन होता है और लाइट
लाइट अंदर तब तक टकराती रहती है जब तक वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब ना हो जाए। आंखों के अंदर जाने के बाद लाइट टकरा के वापस नहीं आ सकती, अदरवाइज आपकी आंखें आपको ग्लो करती हुई नजर आएंगी। हाँ, मुझे पता है आप सभी लोग एग्जाम्पल बिल्ली का सोच रहे हो, बिल्ली की आंखें चमकती हैं, ठीक है ना, गूगल इट, मैं सब चीजें यहाँ पे भी नहीं कह सकता हूँ आपसे। फाइन, तो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन में यही था, रिफ्लेक्शन जो था, सॉरी मैं टाइप नहीं बता रहा था, मैं आपको ये चीजें बता रहा था, तो यही रिफ्लेक्शन है आपके लिए बेसिकली, अगर आप रिफ्लेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं। तो दिस इज ऑल अराउंड यूज अ रिफ्लेक्शन। अगर चीजें रिफ्लेक्ट नहीं होंगी तो चीजें डार्क दिखेंगी, मतलब लाइट अब्सॉर्ब हो गई है, तो चीजें मैं देख पा रहा हूं ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ये बोर्ड ग्रीन दिख रहा है बिकॉज जब व्हाइट लाइट इस पे पड़ रही है तो इस बोर्ड पे मैक्सिमम कलर जो होंगे व्हाइट लाइट के अंदर, जो कि आप सभी लोग जानते हैं 7 कंपोनेंट मौजूद होते हैं लाइट में, विबग्योर के नाम से आपने सुन रखा है, तो वो सारे के सारे कंपोनेंट इस पे अब्सॉर्ब हो जा रहे हैं एक्सेप्ट ग्रीन कलर। तो इस पे जब ग्रीन कलर है वो पड़ रहा है तो ग्रीन कलर ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी मैक्सिमम से मैक्सिमम कलर जो है उनको अब्सॉर्ब कर रहा है। तो जिस कलर को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है उसी कलर का ये दिखेगा। तो दिस इज द बॉडी व्हिच रिफ्लेक्ट्स ग्रीन कलर, दैट्स व्हाई इट अपीयर्स ग्रीन। ओके, व्हाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट अपीयर्स व्हाइट, ठीक है ना, और आगे चीजें हम लोग आगे बात करेंगे। सो लेट्स मूव अहेड टू द टाइप्स ऑफ द रिफ्लेक्शन। ओके, मैं यहां पे लिखता हूं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में आप 2 रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, 2 ही होते हैं। वन इज अ स्पेक्युलर, नंबर 1 इज अ स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, इज स्पेक्युलर, और इसी को हम लोग बोलते हैं रेगुलर। वन इज अ रेगुलर और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, एंड सेकेंड वन इज इर्रेगुलर, जिसे आप बोलते हैं इर्रेगुलर, और इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ओके, क्विकली नोटेड आउट, फिर मैं इक्वली इनके बारे में एक एक करके बात करता हूं। इसको आप नोट कर लीजिए जरा। अगर मैं स्पेक्युलर के बारे में बात करूं या इरेगुलर के बारे में बात करूं, रेगुलर के बारे में बात करूं, तो स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस तब करते हैं जब हम लोग हाईली पॉलिश सरफेस लेते हैं। कोई भी सरफेस जो कि हाईली पॉलिश होने वाली है, अगर वो सरफेस हाईली पॉलिश है, जैसे वो प्लेन सरफेसेस है, प्लेन मिरर है, कोई मिरर है, या हमारे पास कोई मेटल सरफेस है, या बहुत सारी ऐसी प्लेंटी ऑफ थिंग्स हैं जो हाईली पॉलिश सरफेस में आप उन्हें गिन सकते हैं, तो अगर वो है तो वहां से स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन होगा या रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन अगर मेरे पास कोई रफ सरफेस है, जैसे चेयर्स हैं, टेबल हैं, ठीक है ना, और वॉल्स हैं, बोर्ड है, तो ये रफ सरफेस में गिने जाएंगे, ये एक रेगुलर सरफेस पे नहीं गिने जाएंगे। ध्यान रखिए, कोई चीज़ आपको मैक्रोस्कोपिक लेवल पे रेगुलर दिख सकती है बट वो एक्चुअली रेगुलर नहीं होती। जैसे बोर्ड आपको बहुत ही ज़्यादा एक रेगुलर एक स्मूथ सरफेस दिख रहा है, लेकिन ये नहीं है, इसमें बहुत बड़े बड़े पोर्स हैं, वो नज़र आपको आंखों से नहीं आ रहे हैं, बट एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल वो बहुत बड़े हैं। ऐसे तो हमारी स्किन भी रेगुलर फील होती है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक होल्स मौजूद हैं स्किन में हैं, जैसा आप देख सकते हैं। तो इस टाइप से कोई चीज अगर सामने से रेगुलर दिख रही है, दैट समथिंग नॉट कि वो रेगुलर है। पॉलिश सरफेस इज समथिंग डिफरेंट। चलिए मैं स्पेक्युलर के बारे में पहले बात कर लेता हूं। यहां पर स्पेक्युलर और यू कैन से रेगुलर रिफ्लेक्शन ओके, गिव इट अ हेडिंग स्पेक्युलर और रिफ्लेक्शन। तो इसको डिफाइन करते हैं। द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट is said to be regular if the parallel beam of light reflected as parallel rays। कहने का मतलब क्या है, देखिए मैं डायग्रामेटिकली बताता हूं, फिर इसको पढ़ते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए एक सरफेस है और इस पे लाइट रेज आ रही हैं, दिस इज द लाइट रेज, ओके, दिस इज द लाइट रेज, और यू कैन से दिस इज द लाइट बीम, दिस इज रे 1, रे 2, रे 3, रे 4, ये रेज आई हैं। और ये देखिए पैरेलल रेज आ रही है, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, और अगर ये सरफेस से पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट
रिफ्लेक्टेड वेव भी, जो रिफ्लेक्टेड बीम हो, जो रिफ्लेक्टेड रेज हो उस बीम में, वो भी आपस में पैरेलल ही जाएं, देन द टाइप ऑफ द रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड स्पेक्युलर। अगर वो एक रेगुलर सरफेस होगा, अगर वो नॉट रेगुलर सरफेस, अगर वो एक रेगुलर रिफ्लेक्शन है, तो वहां पर ये बात नेसेसरी है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब वहां पर आएंगी तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी पैरेलल रहेंगी। दैट्स अ रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर ये पैरेलल आ रही हैं, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल रिमेन पैरेलल। दिस इज रिफ्लेक्टेड रेज। ओके, सो रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल ही रहेंगी। अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन अराइज होती है, देन वी से कि जो रिफ्लेक्शन है दैट इज अ रेगुलर रिफ्लेक्शन। एक और बात इसके बारे में हम लोग कह दें, द रेगुलर रिफ्लेक्शन, the regular reflection takes place from the smooth surfaces, from the smooth, or you can say polished surface. If you wish to witness a regular reflection, तो आपको लेनी पड़ेगी हाईली स्मूथ और यू कैन से द पॉलिश सरफेस, तभी आपको स्पेक्युलर टाइप का रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। आप कोई भी रफ सरफेस ले लोगे, अगर आप कहो कि हाँ इसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, नहीं, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। वन मोर फैक्ट, ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज, all the reflected rays मूव करूँ क्या कहूँ, all the reflected rays get reflected in same direction, in specular रिफ्लेक्शन। इस बात को मैं समझाता हूं जरा, एक पॉइंट और लिख दूं जरा मैं एग्जाम्पल के तौर पे, रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर्स एंड lustrous metallic surfaces is, I hope that is visible to the camera, let me see, okay, surface is specular, चलिए मैं बात बता देता हूं। जो सेकंड पॉइंट मैंने बोला है यहां पर, द रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द स्मूथ एंड द पॉलिश सरफेस। क्लियर, स्मूथ सरफेस होनी चाहिए, पॉलिश सरफेस होनी चाहिए, तभी आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। एंड सेकेंडली, थर्डली, दिस इज सेकेंड, ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज गेट रिफ्लेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन। जब भी आपका स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन होगा, लाइट रेज आपकी आई हैं पैरेलल बीम के तौर पे, तो जब वो रिफ्लेक्ट होंगी तो सारी की सारी जो रेज होंगी वो एक ही दिशा में रहेंगी, वो कभी भी स्कैटर नहीं होंगी। अब सेम दिशा में ना होने का मतलब क्या होता है? सेम दिशा में ना होने का मतलब, चलिए मैं यहां पर एक डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको। अगर लाइट रे आई तो पैरेलल रेज की फॉर्म में है, लेकिन सपोज कीजिए ये ऐसे गई और ये लाइट रे ऐसे गई और ये लाइट रे ऐसे गई, तो इस टाइप की रिफ्लेक्शन को आप ये कहेंगे कि लाइट रेज जो हैं दे गेट स्कैटर्ड इन द डिफरेंट डायरेक्शन। यहां पर सारी की सारी लाइट रे एक दिशा में नहीं है, दे आर स्कैटर्ड इन द डिफरेंट डायरेक्शन, इन वेरियस डायरेक्शन। बल्कि यहां पर नहीं है, रिफ्लेक्टेड लाइट पैरेलल बीम की तरह आई, इंसिडेंट रे पैरेलल बीम की तरह आई है, और रिफ्लेक्टेड रे भी जो है वो पैरेलल रेज की फॉर्म में ही गई, रिफ्लेक्टेड बीम भी जो है वो पैरेलल रेज की फॉर्म में ही गई है। और पैरेलल रेज जब जा रही हैं तो वो पैरेलल रेज सारी की सारी एक दिशा में ही होती हैं। बल्कि दिस इज नॉट द केस विद दिस टाइप ऑफ द डायग्राम जो आप देख रहे हैं। तो इस टाइप को बोलते हैं कि लाइट रे क्या हुई है यहाँ पर, दे आर स्कैटर्ड। और इस टाइप का रिफ्लेक्शन जो होता है उसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और ये हम लोग अगला टाइप में पढ़ने वाले हैं। सो क्विकली नोट दीज थिंग्स, फिर हम लोग मूव करते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इररेगुलर रिफ्लेक्शन की तरफ। हे भोलेनाथ। तो चलिए पढ़ते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है उसको। सो दिस इज इररेगुलर, और you can say diffused reflection.
द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट of is said to be irregular or diffuse, जो भी आप कहना चाहें, is said to be irregular if a beam of parallel rays does not remain parallel. आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, does not remain parallel after the reflection, or you can say the parallel beam of the ray does not just a minute, regular if the beam of parallel rays, okay, add rays does not remain parallel after the reflection. नहीं तो आप कह सकते हैं if the beam of a parallel ray does not reflect as a parallel ray, or you can say they get scattered after the reflection. तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, the reflected rays does not propagate in same direction after reflection, or you can say they get scattered in the various direction. They get scattered in various direction. Okay, सो डायग्रामेटिकली जो हम लोगों ने बनाया था बिल्कुल वही वैलिडेट करेगा यहाँ पर. लाइट रे आ तो रही है एज अ पैरेलल बीम, ओके, दीज आर द पैरेलल रे ऑफ अ बीम, बट फॉर दिस द सरफेस शुड बी इरेग्युलर. अब जब मैं इतना इरेग्युलर बना रहा हूं तो ये दिखने में इतना इरेग्युलर आपको हो सकता है, आंखों से ना दिखे. वॉल्स हमें कहाँ इतनी इरेग्युलर दिखती हैं, डेस्क, बेंचेस, या मैं कह सकता हूँ फर्नीचर्स जो होते हैं वो कहाँ इतने इरेग्युलर दिखते हैं. लेकिन जब भी इनसे रिफ्लेक्शन होगा तो आपका रिफ्लेक्शन होने वाला है कैसा, हमारा इरेग्युलर, मतलब डिफ्यूज फॉर्म में. तो लाइट रे क्या होगी, ये लाइट रे इस तरीके से स्कैटर्ड हो जाएगी, ये लाइट रे कुछ ऐसे जा सकती है, और हो सकता है ये लाइट रे कुछ ऐसे जाए. तो लाइट रे जो होती हैं उनका डायरेक्शन कोई वेल डिफाइंड नहीं होता है, दे डज नॉट मूव अलोंग अ सेम डायरेक्शन, इंस्टेड दे गेट स्कैटर्ड इन द वेरियस डायरेक्शन. और आप कह सकते हैं ये अलग अलग दिशाओं में बिल्कुल अलग तरीके से मूव कर जाती हैं, जो कि हमारे साथ रेगुलर रिफ्लेक्शन में नहीं था. सो जब मैं यहाँ पे कहता हूँ दे मूव इन द ऑल रेज रिमेन इन अ सेम डायरेक्शन या मूव इन अ सेम डायरेक्शन, तो इसका मतलब यह है कि पैरेलल लाइंस जब एक साथ मूव करेंगी तो वो एक ही दिशा में जा रही होंगी. और जब ये हैं, जब वो पैरेलल दिशा में मतलब पैरेलल रेज की फॉर्म में मूव नहीं करेंगी तो डेफिनेट सी बात है वो अलग अलग दिशाओं में मूव कर रही हैं. ओके, वन मोर पॉइंट आई लाइक टू ऐड हियर. यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा था, द रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस ऑन द स्मूथ सर्फेसेस. ओके, तो यहाँ पर इसका ऑपोजिट लिख देते हैं. दिस टाइप ऑफ द रिफ्लेक्शन आप लिख सकते हैं, this type of reflection takes place from rough surfaces, like walls, okay, like furniture, ठीक है ना. It does not appears to be rough, but they are rough. Furnitures, etc. So most of the time we'll see, जहां पर हम लोग रिफ्लेक्शन देख रहे हैं तो मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन की कैटेगरी होती है. भाई रेगुलर तो आप तभी मिलने वाले हैं जब प्लेन मिरर के सामने ड्रेस्ड अप होंगे, क्योंकि वहीं पे तो आप मुलाकात हो रही है आपकी प्लेन सरफेस से. या कभी आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं स्कूल के ऑफिस में या अपने कोचिंग के ऑफिस में आप देखते होंगे वहाँ पर ग्लासेस लगे होते हैं, तो वहाँ पर आपको अपना रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है. दैट इज अ रेगुलर टाइप ऑफ द रिफ्लेक्शन. बट अराउंड यू द मैक्सिमम टाइम जो रिफ्लेक्शन हो रहा है दैट इज अ डिफ्यूज टाइप ऑफ द रिफ्लेक्शन, क्योंकि
क्योंकि इस टाइप के सर्फेसेस जो रफ हैं दोज आर वेरी इजी टू फाउंड, और जो प्लेन सर्फेसेस होते हैं, मिरर होते हैं, मेटल सर्फेसेस होती हैं, ये यूजुअली आपके अराउंड इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आपको प्लेन सर्फेस का रिफ्लेक्शन देखना है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, तो आपको प्लेन मिरर्स के पास जाना पड़ेगा जहां आप यूजुअली अपने आप को ड्रेस अप करते हैं। और आपको इरेगुलर रिफ्लेक्शन देखना है तो इट इज हैपनिंग ऑल अराउंड यू, बिकॉज हम लोग रिफ्लेक्शन की वजह से ही चीजों को देख पा रहे हैं। विदाउट रिफ्लेक्शन यू कैन नॉट सी एनीथिंग। अगर सपोज करो लाइट मेरे, जैसे आप क्या करिए, अंधेरे में कभी शीशे के सामने खड़े होइए, आप क्या अपने आप को देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। तो दो तरीके हैं आपको अपने आप को देखने के लिए, आप टॉर्च लीजिए और मिरर पे फ्लैश कीजिए, तो पॉसिबिलिटी आप अपने आप को देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब लाइट आपकी जब मिरर पे पड़ेगी तो वो बाउंस होके आप पे पड़ेगी, और वही लाइट दोबारा जब मिरर पे पड़ेगी, वो मिरर पे पड़ने के बाद आपकी आंखों में आएगी तो आप पे रोशनी आ जाएगी। एक तरीका ये है, लेकिन एक तरीका और है कि आप टॉर्च लीजिए और अपने आप को इल्यूमिनेट करिए। दैट मीन्स आप ऑब्जेक्ट हैं, मैं आपको सभी टेक्निकल डेफिनेशन बताने वाला हूं ऑब्जेक्ट की। जिस चीज की आप इमेज ऑब्टेन कर रहे होते हैं ना, वो ऑब्जेक्ट होता है। तो जब मेरे ऊपर लाइट पड़ेगी, मैं फ्लैश को अपने ऊपर ऑन करूंगा, जैसे लाइट्स हैं ये मेरे ऊपर फ्लैश दे रहे हैं, ठीक है ना। और कैमरा जो है दैट इज अ काइंड ऑफ अ मिरर, और यू कैन से अभी के लिए लेंस जो उस लाइट को पिकअप कर रहा है। तो अगर मैं मिरर के सामने खड़ा होऊंगा और टॉर्च में अपने ऊपर फ्लैश करता हूं, तो मैं बॉडी पे जब लाइट पड़ेगी तो वो बॉडी पे पड़ के रिफ्लेक्ट होकर मिरर पे जाएगी, और वो लाइट जब रिफ्लेक्ट होके मिरर पे जाएगी तो मेरी इमेज उस मिरर में बनेगी। और मैं इमेज कैसे देख पा रहा हूं? लाइट मुझ पे पड़ी, मुझसे रिफ्लेक्ट होके मिरर पे पड़ी, मिरर से रिफ्लेक्ट होके मेरी आंखों में आई, और जब हमारी आंखों में आई तो हमारे ब्रेन ने इंटरप्रेट करा समथिंग इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस। और ऐसा इल्यूमिनेशन जो आपको मिल रहा है वो एक रेगुलर सरफेस के ही थ्रू मिल रहा है। तो अगर अंधेरा होगा, आप सब कुछ लाइट ऑफ कर दीजिए, तो लाइट वेंट ऑफ, जब आप मिरर के सामने खड़े हो तो कुछ नहीं दिखने वाला है आपको। आपको क्या लगता है कि आप अपने आप को देख लेंगे? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो दो तरीके, या तो मिरर पे आप मारिए टॉर्च, जो कि इज नॉट अ गुड वे, तो बेहतर है आप हमेशा अपने आप पे टॉर्च मारिए, आपको बहुत बेहतर तरीके से आप अपने आप को देख पाएंगे। तो रिफ्लेक्शन के लिए नेसेसरी, या अपने इमेज फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी क्या है कि लाइट आप पे पड़े, रिफ्लेक्ट हो, मिरर पे आए, फिर आपकी आंखों में आए, तब आप उसको देख पाएंगे। हाँ, अगर आप ऐसा कर लीजिए कि आप अपने ऊपर लाइट डालिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए, तो आप पे पड़ के मिरर पे जब मिरर पे जब वो रोशनी पड़ेगी तो डेफिनेटली आपका रिफ्लेक्शन वहां पर फॉर्म होगा। लेकिन क्योंकि अपनी आंखें बंद कर ली हैं, तो वो रिफ्लेक्टेड लाइट आपकी आंखों में नहीं जाएगी, तो आपको अपनी इमेज और चीजें आपको नहीं देखेंगे। क्या करते हो जब आप अपनी पलकें बंद कर लेते हो, अपनी आंखें बंद कर लेते हो, क्या होता है? जो लाइट चारों तरफ से रिफ्लेक्ट होकर इतनी एनर्जी तुम रिसीव कर रहे हो, हर समय इतना डेटा रिसीव कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो हर समय इतना सारा डाटा दिमाग में कि ये टेबल है, ये चौक है, ये बोर्ड है, ये कैमरा स्टैंड है, ये वायर है, ये माइक, इतनी चीजें प्रोसेस कर रहे हो। कैसे कर पा रहे हो? क्योंकि इन सब चीजों से लाइट जा रही है, आप कैसे ना कैसे इन चीजों को देख रहे हो, तुम सोच रहे हो, ब्रेन इनको इंटरप्रेट कर रहा है। तो जो सिग्नल तुम रिसीव कर रहे हो, जो वीडियो सिग्नल रिसीव कर रहे हो, वो इन आंखों से कर रहे हो। अगर तुम इनकी कॉर्निया, जो सॉरी मैं कॉर्निया कह रहा हूँ, अपनी जो आई लैशेस हैं, पलकें हैं, उनको अगर बंद कर लेंगे तो लाइट एंटर करेगी नहीं, और लाइट जब एंटर करेगी नहीं तो आप चीज़ों को देख नहीं पाओगे। तो चीज़ों को देखने के लिए इंपॉर्टेंट है कि लाइट उन पर पड़े, रिफ्लेक्ट होके आपके पास आए। अगर ऐसा हो सकता है तो आपको चीज़ें दिखेंगी। सो दैट्स ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ द रिफ्लेक्शन। आई थिंक दिस बेसिस जो अपने आप पढ़ा है बेसिक, ये काफ़ी इतना सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा भी चीज़ें खैर होती नहीं है, थोड़ी और आप जब पढ़े हो जाओगे तो आपको इनकी वेक्टर फॉर्म्स और कुछ मैथमेटिकल फॉर्मेट्स में देखने को और मिलेंगी, जो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, जो कि अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो क्विकली इन चीज़ों को नोट करो, फिर हम लोग रिफ्लेक्शन की लॉज हैं उनको देखते हैं। ओके, देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, अब उससे रिलेटेड कुछ लॉज हैं उन पर बात कर लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आई थिंक आप ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ चुके हैं, ये लोअर क्लासेस। रिफ्लेक्शन की कुछ लॉज जो होती हैं, कुछ ऐसी, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और कुछ नॉर्मल इंसिडेंट रे और समथिंग, कुछ ऐसी, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ये बातें आप ऑलरेडी देख चुके हैं। चलिए फिर से रिकॉल करते हैं इनको। फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ कुछ ऐसे है, द इंसिडेंट रे, reflected ray, the incident ray, reflected ray, and normal all lies on the same plane. They lies on a same plane. सेकेंड पार्ट में लिख देता हूं, फिर मैं पूरा डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूं what it states. सेकेंड पार्ट जो इसका है,
इट स्टेट्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट समथिंग मीन्स आप कुछ ऐसा भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, आप ऐसे भी स्टेटमेंट स्टार्ट कर सकते हो. सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection. एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. पहले मैं आपको बता दूं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है, और उसको समझने के लिए पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, देन विल मूव टू द डेफिनेशन. देखिए सपोज करिए this is some plane surface, I hope it is a plane, yes it is plane, और ये एक मिरर कंसीडर कर लीजिए आप, a plain polished surface, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखिए नॉर्मल इज जस्ट अ नेम गिवन टू द परपेंडिकुलर टू द सरफेस. नॉर्मल जो है वो नाम दिया जाता है एक ऐसी लाइन को विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस. जैसे चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ओके, एंड दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस. ऑफ कोर्स दिस इज नॉर्मल. आप क्या कर लीजिए, आप इसको डॉटेड लाइन से बना सकते हैं, रीजन बीइंग आप जानते हैं ये कोई एक बाई कंस्ट्रक्शन हमने ड्रॉ करा है. सो दिस इज द लाइन विच रिप्रेजेंट्स द नॉर्मल, और यहाँ पर इस डायरेक्शन में एक लाइट रे आ रही है, ठीक है ना. मैं इसको बोलने वाला हूँ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ओके. और आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस द रे जो कि जा रही है आफ्टर द रिफ्लेक्शन, तो इसको मैं बोलने वाला हूं रिफ्लेक्टेड रे. देखिए दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब कभी भी आपको बोर्ड्स में कभी पूछी जाए लॉज ना, तो कभी भी डायग्राम बनाने से पीछे में हटिएगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखिएगा और तुरंत एक बहुत खूबसूरत सही वाला डायग्राम वहां पर बता दीजिएगा, जिस डायग्राम में सब कुछ मार्क होना चाहिए. इंसिडेंट रे मार्क होनी चाहिए, नॉर्मल मार्क होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस मार्क होना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मार्क होना चाहिए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जितनी भी पॉसिबल चीजें उस डायग्राम में आप लिख सकते हैं, प्लीज डू मार्क इट, क्योंकि इस चीज का फर्क पड़ता है. और आपको डायग्राम जब आप बनाते हैं, देखिए अगर ना कहा जाए बाय रिप्रेजेंटिंग डायग्राम, नहीं, फिर भी लॉज जब बनाइए, लॉज लिख लिए, तो इस डायग्राम को बनाना नेसेसरी है, डू इट, ठीक है ना. हाँ, ऐसे रफली नहीं कि ऐसे खींच दिया, ठीक है ना. मेक श्योर कि आप इसको एक लाइनें जो हो वो आपकी स्ट्रेट जाएं. नाउ दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके, लेट्स राइट इट आई, ठीक है. यहाँ पे लिख सकते हैं लेट्स राइट इट आर. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है. जिस पॉइंट पर आपका लाइट आई है दैट समथिंग इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओके. दिस समथिंग इज कॉल्ड नॉर्मल. तो ये कुछ डायग्राम्स हैं, जो डायग्राम है जो इंसिडेंट रे दिखा रहा है, रिफ्लेक्टेड रे दिखा रहा है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दिखा रहा है, नॉर्मल दिखा रहा है, एंड दिस इज लेट्स से एक्स वाई इज द प्लेन सरफेस, ठीक है ना. इसको आप एक सरफेस मान लीजिए जिससे रिफ्लेक्शन हो रहा है. सो दैट्स अ स्मूथ surface through which the reflection is taking place. अभी आप लोग सोच रहे हो कि हम लोग क्या इसकी जगह कर्व सरफेस नहीं ले सकते थे? हाँ बिल्कुल ले सकते थे. वो सेक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ लेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में, तो वहां पर आपको स्फेरिकल मिरर के थ्रू भी रिफ्लेक्शन बताना हो. देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सेम रहेंगी इरिस्पेक्टिव ऑफ द शेप एंड द साइज ऑफ द सरफेस, ठीक है ना. सरफेस आपका कैसा भी हो जाए, स्मूथ हो, कर्व्ड हो थोड़ा सा, ठीक है ना, किसी भी शेप का हो, ठीक है ना, एनी पॉसिबल शेप, पैराबोलिक शेप का हो, थोड़ा सा कर्व्ड हो, कैसा भी मान लो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जैसी हैं बिल्कुल वैसी ही रहेंगी. अब ये मत समझना ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये सिर्फ ये प्लेन सरफेस के लिए वैलिड रहेंगी. आगे जो भी चीज आएगी, चाहे वो स्फेरिकल सरफेस हो जिनको आपने पढ़ रखा है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के रूप में, इससे पहले आपने कभी नाम सुना है उन चीज़ों का, तो वहां पर भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड करती हैं. इवन रफ सरफेस होगा ना, आपने जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन सुना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के केस में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड करेंगे, क्योंकि वहां पर क्या होता है सरफेस बड़ा इरेगुलर सा होता है, तो क्या वहां पर भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड करनी चाहिए? ऑफ कोर्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विल होल्ड इरेस्पेक्टिव द नेचर ऑफ द सरफेस, ठीक है ना. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज होल्ड्स, ठीक है. सो दिस इज द प्लेन सरफेस और ये मैंने मार्किंग कर दी. अब सही है एंगल ऑफ इंसिडेंस जरा बता दूं क्या हो रहा है. एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में बात हो जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस. नाउ दिस समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना. इसको ध्यान रखना इज इंपॉर्टेंट. मैं ये नहीं कह रहा हूं डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट, इस बात को याद रखना इंपॉर्टेंट है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट विद द नॉर्मल
फिर से द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, डोंट कंफ्यूज विद दिस एंगल, दिस इज नॉट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, नो दिस इज नॉट आई, ये आई नहीं होता है, इसको कहा जाता है ग्लांसिंग एंगल, ठीक है ना। अभी आपके सिलेबस में ये शब्द इस्तेमाल नहीं होंगे, बट जब कभी भी कोई रे बनाती है एंगल विद द सरफेस, देन दैट एंगल इज कॉल्ड द ग्लांसिंग एंगल, ठीक है। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं यहां पे, ठीक है ना। अगर आप याद रख सकते हैं देन इट इज वेरी गुड, ग्लांसिंग एंगल, ठीक है ना। सो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं होता, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस। सो द एंगल, okay, the angle made by the angle made by incident ray with the normal, that is the angle of incidence denoted by angle I, ठीक है ना। आप ऐसा लिख सकते हो, अरे एल आई मत समझना, दिस इज द डिनोशन फॉर द एंगल, आप जानते हो एंगल आई, ठीक है ना। मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ एंगल आई, ये एंगल आर। इसी तरीके से अगर मैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिफाइन करना चाहूँ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे, द एंगल made by the, okay, let's write it here, reflected ray with normal, नॉर्मल के साथ बनाया हुआ एंगल किसका, रिफ्लेक्टेड रे का, इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। अभी इस लॉ को थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्मेट में मुझे और लिखना था, ठीक है ना, मैंने मिस कर दिया, मैं उसको लिख देता हूँ, मैं एक पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, चौका। सो सेकेंड लॉ इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां आप लिख सकते हो मैथमेटिकली, ये लिखना जरूर, यहां पर लिखोगे मैथमेटिकली कुछ ऐसा, और मैथमेटिकली के बाद इसको बोलोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो सेकंड पार्ट हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के हमेशा बराबर होता है। अब इसका क्या मतलब है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। देखो क्या सिचुएशन है, मैं 3 पेन ग्रैब करता हूं फिर आपको समझाता हूं। देखो मेरे पास ये कुछ 4 चॉक होल्डर्स हैं और मैं कहता हूं देखो ये एक रे है, ये कुछ ऐसी है और ये रे कुछ ऐसी है, और आप इसे क्लियरली देख पा रहे हो कि ये अगर मैं एक पेपर लूं और उस पेपर को इसके अराउंड स्लाइड करूं तो ये जो पेपर होगा ना वो इन दोनों को ही कंटेन कर लेगा। ये पेपर जो होगा इस पर ही ये दोनों चॉक होल्डर्स लाई करेंगे। लेकिन अगर सपोज करो ये चॉक होल्डर ऐसा चला जाए तो आपको साफ दिख रहा है कि ये वाला पेपर जो है वो, जस्ट अ मिनट, ये जैसे है, ये एक पेपर है, अगर ये चॉक होल्डर यहाँ पे मैं रख दूँ तो मैं कह सकता हूँ कि इस पेपर होल्डर के प्लेन में ही दोनों लाइंस हैं। लेकिन एक चॉक होल्डर अगर ऐसा हो जाए, ठीक है ना, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये इसी के प्लेन में नहीं, मैं कहूंगा ये इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। और अगर ये ऐसा टेढ़ा हो जाए थोड़ा सा तो मैं कहूंगा इसके प्लेन के किसी एंगल पर मौजूद है ये। लेकिन अगर ये इसी के प्लेन पर है, ठीक है ना, और एक और होल्डर है ये भी इसी के प्लेन पर है, और यहाँ पर मेरे पास एक और होल्डर आ जाता है वो भी इसी के प्लेन पर है, तो मैं कहूंगा दीज ऑल चॉक होल्डर्स लाइंग ऑन अ सेम प्लेन। ये सिर्फ एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी एक चीज जो होगी अगर वो थोड़ी सी बाहर की तरफ है तो मैं कहूंगा दे आर नॉट ऑन द सेम प्लेन। तो इसी तरीके से अगर मैं एक प्लेन सरफेस लेता हूं, वहां पर मैं इंसिडेंट रे देखूं, ठीक है ना, फिर वहां पर मैं रिफ्लेक्टेड रे देखूं, फिर मैं वहां पे रिफ्लेक्टेड रे देखूं और नॉर्मल देखूं, इनको नोटिस करूं तो करने में आपको ये आएगा दे लाई ऑल ऑन द सेम प्लेन। मैं इसका 3 डायमेंशनल डायग्राम बना सकता हूं, चलिए, तो शायद आपको और बेहतर समझ में आए। आप समझ गए हैं लेकिन कोशिश करते हैं। सपोज दिस इज अ प्लेन सरफेस जहां पर लाइट आने वाली है, ठीक है ना, काइंड ऑफ प्लीज इमेजिन दिस एज अ सरफेस। मैंने एक टेबल पर एक मिरर रख दिया और यहां से एक लाइट रे इस पे इंसिडेंट हुई है और यहां से ये रिफ्लेक्ट करी है और ये इसका नॉर्मल है,
ठीक है ना। तो आप क्या कीजिएगा, इफ यू वर टू स्लाइड अ पेपर, अगर आप पास एक पेपर है और आप उस पेपर को ऐसे स्लाइड करोगे तो उस पेपर के प्लेन पर ही ये दोनों चीजें आ जाएंगी। ओके, दिस इज वेरी अनोइंग, ठीक है ना। तो आप जो पेपर होगा ना उसी के प्लेन पर ये सारी रेज लाई करेंगी। अगर ये प्लेन पेपर है तो मैं कह सकता हूं दिस इज व्हाट the incident rays, this is what the reflected rays, and this is the normal. So they all are contained on one plane, they lie on a same plane. इनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा कि something मतलब कुछ ऐसे जा रहा है किसी एंगल पर होगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा. So that's what the first law means. That means the incident ray, the normal and the reflected ray all lie on the same plane. The second part is angle of incidence is equals to angle of reflection. I hope it is clear क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है ना. सो दैट्स अ डायग्राम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलवेज रिमेंबर दैट कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो ये वाला होगा नॉर्मल के साथ. अगर आपको देख कहा जा रहा है द इंसिडेंट रे इज एट 30 डिग्री विद द सरफेस, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, बिकॉज आपसे कहा जा रहा है 60 डिग्री विद द सरफेस, विद द प्लेन, विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, विद द स्मूथ प्लेन. दैट समथिंग मीन्स आपको ग्लैंसिंग एंगल गिवन है एंड यू नीड टू कंसीडर द फैक्ट कि आपको इंसिडेंट एंगल अभी भी फाइंड करना चाहिए, जो कि होगा आप जानते हैं नॉर्मल जो होगा दैट इज ऑन द 90 डिग्री विद द प्लेन. तो अगर आपका ये एंगल 60 में आपको दे दूं तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ जाएगा, दैट इज 30. ऑलवेज रिमेंबर दिस कि आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपको जब आपके टीचर सिखाएंगे तो वो भी आपसे एक ट्रिकी बेस पे क्वेश्चन रख देंगे आपके सामने कि बताइए सरफेस के साथ एंगल 60 आ रहा है तो बताओ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है. तो अगर तुमने 60 एंगल कंसीडर कर लिया, 60 तुमने मान लिया इंसिडेंस है, तुम कहोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के. तो ये 60 है तो ये वाला भी 60 होगा. आंसर गलत हो जाएगा बिकॉज ये इंसिडेंस है ही नहीं. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्टिल यू टू फाइंड 60 डिग्री ग्लैंसिंग एंगल मैंने दे दिया तुमको, और यहां पर 30 डिग्री आएगा आपका इंसिडेंस. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो आएगा दैट ऑल्सो हैज टू बी 30 डिग्री, नॉट द 60 डिग्री. सो अगर आप 60 डिग्री बोलेंगे देन योर आंसर इज रॉन्ग and this is the correct answer. I think that's all for the reflection part. मैंने लॉस कवर कर दी हैं, टाइप्स कवर कर दी हैं, एग्जाम्पल कवर कर दिए हैं. हाँ, जो मैंने आपको पिछली बार अभी लिखाया है जिसमें आपको डिफ्यूज और रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था, वहाँ पर ये दोनों आपको एक डिवाइडर की फॉर्म में मैंने दे रखे हैं. इस कॉलम में ऐसा था, इस कॉलम में ऐसा, तो आप उसको उनके डिफरेंस के तौर पे भी देख सकते हैं. इट रिक्वायर्स रफ सरफेस, डिफ्यूज, स्पेक्युलम इट रिक्वायर्स स्मूथ सरफेस. रिफ्लेक्टेड रेज गोज in all the direction, in the different direction. Reflected rays reflect as a parallel rays, ठीक है ना. They don't scatter in all the direction, ठीक है ना. It requires a smooth, जो भी होगा आप जानते हैं वो 3 पॉइंट में कंपैरिजन मान सकते हो उसको, तो उस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हो. नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज और ऑब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि रिफ्लेक्शन बेस पहले पढ़ लो तो इमेज एंड ऑब्जेक्ट की बात मैंने सोचा बाद भी रखी जाए. तो थर्ड वीडियो जो इसका है वो मैं इमेज और ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ. अगेन वन मोर फैक्ट, अगर आपको ये चीज़ें सारे रिटन बेसिस में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसको प्रिंट करके अपने साथ रख सकते हैं. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू एवरीबॉडी.